डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं विद योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो आपने सेकेंड ईयर के अंदर थर्ड सेमेस्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में एक पूरा चैप्टर पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। हम बोलते हैं कि एक सेंट्रल मेटल होती है, जो मेटल है वो अपनी नॉर्मल मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकती है और वो मेटल अपनी किसी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकती है। जैसे सपोज करो निकल की बात करते हैं तो निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कॉम्प्लेक्सेस बनाता है और निकल अपनी +2 स्टेट में भी कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। तो जो भी सेंट्रल मेटल होती है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकती है। आपने ये पढ़ा है मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं उनकी बॉन्डिंग भी आपने पढ़ी थी, और +2 स्टेट में भी बनाता है। जैसे निकल के कॉम्प्लेक्स आपने पढ़े थे, क्लोराइड के साथ बनाता है, साइनाइड के साथ बनाता है। और उसके अंदर आपने ये भी पढ़ा था कि जो सेंट्रल मेटल होती है वो नंबर ऑफ डोनर स्पीसीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज के साथ मिल करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू मिल करके कॉम्प्लेक्सेस बनाती है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाती है। मतलब क्या हुआ, देयर इज ए सेंट्रल मेटल विच इज इन either in zero oxidation state or in any most common oxidation state. Second one is some electron pair donor species. जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज होती है वो न्यूट्रल भी हो सकती है, एनायनिक भी हो सकती है, और आपने पढ़े थे कैटायनिक भी हो सकते हैं। उन पे क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो उनको डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल की तरफ और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये आपने अपना सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा था। उसमें आपने सेकेंड ईयर के अंदर इनका नोमेनक्लेचर भी पढ़ा था, आइसोमेरिज्म भी पढ़ी थी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, प्लस हमने एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़ी थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है कि मेटल और लिगेंड्स की जो बॉन्डिंग है वो कैसे होगी। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो सपोज ऑक्टाहेड्रल की अगर बात करते हैं तो वो इनर ऑर्बिटल बनता है या आउटर ऑर्बिटल बनता है। जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करते थे कि कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक बनेगा या डायामैग्नेटिक बनेगा। ये सब अर्लियर डिस्कशन है जो आप कर चुके हैं। आपका जो सिलेबस फाइनल ईयर में हमारे जो यहाँ स्टार्ट हो रहा है वो होता है आपका लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो लिमिटेशंस मैं आपको बुक से जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे पहला है, इट प्रोवाइड्स ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन का मीनिंग क्या है कि जैसे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताएगा या फिर इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल बनेंगे, ये सब की एक क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन हमें मिलती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। दूसरा कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करती। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आपको मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आगे फर्दर और पढ़ाऊंगा, तो जैसे जैसे चैप्टर आएगा उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे। कलर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप एक नॉर्मल सी बात समझिए, आपने बहुत सारे ऐसे ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस देखे होंगे जो कि कलर्ड होते हैं। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर का होता है। आप लोगों ने जब साइंस पढ़नी शुरू की होगी तो सबसे पहला आपको एक्सपेरिमेंट करवाते हैं टू प्रिपेयर द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। ये ब्लू कलर का होता है। अब ये कलर्ड क्यों है, इसके अंदर ब्लू कलर जो होता है वो क्यों होता है। जैसे मैग्नीज के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बहुत लाइट पिंक कलर के होते हैं। पर्शियन ब्लू कॉम्प्लेक्स होता है आयरन का, बहुत ही डीप ब्लू कलर का होता है। तो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कलर क्यों आता है, ये चीज़ भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद ये होता है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो ये भी एक्सप्लेन नहीं करती कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहे हैं या ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहे हैं। मतलब जो मेटल है आपने पढ़ा होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती थी ऑक्टाहेड्रल में, और आउटर ऑर्बिटल के लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती थी। तो मेटल कभी अपने इनर d ऑर्बिटल को यूज करती है मतलब n-1d को, और कभी अपने आउटर ऑर्बिटल मतलब nd को यूज करती है। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब ये वेरिएशन क्यों है।
वाई द सेम मेटल इज यूजिंग n-1d और nd ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, ये चीज़ भी हम एक्सप्लेन नहीं करते। दूसरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बताती कि कोई कॉम्प्लेक्स है जो वो लेबाइल होता है या इनर्ट होता है तो वो क्यों होता है, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताती। लेबाइल और इनर्ट समझिए, जैसे इनर्ट तो आपके माइंड में आता होगा कि हम लोग जैसे इनर्ट गैसेस वर्ड यूज़ करते हैं, तो इनर्ट गैसेस उनको क्यों बोलते हैं, दे आर केमिकली वेरी लो रिएक्टिव। वैसे ही जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, एक तो होता है इनर्ट और दूसरा होता है लेबाइल। इनर्ट का मतलब तो हो गया अनरिएक्टिव या लो रिएक्टिव, लेबाइल का मतलब हो गया हाई रिएक्टिव, जल्दी जल्दी रिएक्ट करने वाला, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लेबाइल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वाई सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस आर इनर्ट एंड वाई सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस आर लेबाइल, ये भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज विद टेम्परेचर। मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, कैसे चेंज होगा, वो चीज़ें भी हमें नहीं पता चलती। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द स्प्लिटिंग ऑफ डी एनर्जी लेवल्स। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, डी एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, उनकी स्प्लिटिंग के बारे में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोई कंसीडरेशन या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट प्रिडिक्ट द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है कि कोई मेटल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना रही है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में, या कई बार वही मेटल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना रही है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ही बनेगा, ये तो नेचुरल बात है, वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, मेजर होगा। तो क्यों बनता है टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, ये चीज़ें भी हम एक्सप्लेन यहाँ से नहीं कर पाते। इन सब चीज़ों को फिर दूर करने के लिए या इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन को, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT. It was given by Beth and Black. इन दो साइंटिस्ट ये थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप, उनकी ज्योमेट्री है वो कैसी होती है। पहले हम ये थोड़ा सा पढ़ते हैं। आप लोग अपनी छोटी क्लास के अंदर ये पढ़ते थे, एस ऑर्बिटल जो होता है, एस सब शेल, उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है। पी सब शेल जो होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। क्वांटम नंबर्स जब आपने पढ़े होंगे तो वहाँ ये चीज़ आपने पढ़ी होगी ज़रूर। डी जो सब शेल होती है उसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और ऐसे ही एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये आपने पहले पढ़ा है, अपनी अर्लियर क्लासेस के अंदर आप सब पढ़ चुके हैं। अब हमारा टारगेट है डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना है। तो डी जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है तो वो देखते हैं ज़रा। देखो, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये हो गया डी एक्स वाई। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, या तो आप इन लोब्स के अंदर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन मत लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अदरवाइज एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे पी ऑर्बिटल होते थे, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पी ऑर्बिटल जो था, जैसे ये पी एक्स है, तो हम क्या करते थे, एक लोब में पॉजिटिव साइन, एक में नेगेटिव साइन लगाते थे। लेकिन डी ऑर्बिटल में क्या होता है कि जो ये लोब है ना, देखो ये इसके अंदर दोनों में पॉजिटिव साइन आएगा, इसमें दोनों में नेगेटिव साइन आएगा। या तो आप ऐसे लगाओ या मत लगाओ, वो आपकी मर्जी है। ये है डी एक्स वाई।
ये है y, ये है z। सॉरी ये कर दिया। y एक्सिस, z एक्सिस, this is d by z। next one is, suppose this is z axis, this is x axis, this is dzx। इन तीन ऑर्बिटल्स को जरा ध्यान से देखो, dxy, dyz और dzx को, इनके जो लोब्स हैं दे आर इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो एक्सिस यहाँ है, लेकिन लोब कहाँ है? एक्सिस के बीच में। ऐसे ही यहाँ देखो, ऐसे ही यहाँ देखो और ऐसे ही यहाँ, सभी लोब्स जो हैं वो कहाँ हैं? इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीनों ऑर्बिटल्स को ध्यान से देखो, तीनों में यही, ये p ऑर्बिटल है, इसको नहीं देखना, ये तीन है। इनमें जो लोब्स मैंने बनाए हैं वो कहाँ बनाए हैं? इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल और बनाता हूँ, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई। अब जो लोब बनाए हैं मैंने एक्स और वाई में, इन दोनों में क्या फर्क है? ये भी एक्स वाई एक्सिस था, ये भी एक्स और वाई एक्सिस है। इसमें लोब्स बनाए थे इन बिटवीन द एक्सिस, इसमें बनाया अलोंग द एक्सिस। ये है आपका dx² माइनस y², और एक ऑर्बिटल है आपका, इसकी शेप सबसे अलग है, लोब होती है z एक्सिस पे और सर्कुलर रिंग होती है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये है आपका dz²। ये टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी शेप्स हैं। तीन ऑर्बिटल जो है उनकी शेप कैसी है? इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जो दो ऑर्बिटल मैंने नीचे बनाए हैं इनकी शेप कैसी है? अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये समझना बहुत जरूरी है। अब जो लोब्स होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो होता है एक तरह से। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो प्रोजेक्शन होता है वही तो ऑर्बिटल होता है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जैसा कुछ प्रोजेक्शन होता है उसी को ही तो हम ऑर्बिटल बोलते हैं। इन ऑर्बिटल्स के अंदर अल्टीमेटली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, सपोज करो आपके पास कोई भी मेटल है, जिस मेटल की कॉन्फ़िगरेशन है सपोज 3d3, तो आप कैसे पढ़ते थे इसको? ये d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3, और उनके अंदर ये एक एक करके इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्टीमेटली कहाँ है? इन ऑर्बिटल्स में ही तो है, और कहाँ है? क्योंकि d के ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 ऑर्बिटल्स की शेप हो गई। तो जो 3d3 है, इसका मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके अंदर हैं, और इनकी शेप कैसी है उसी के अकॉर्डिंग आप बताएंगे। देखो जैसे इसकी बात करें या फिर इसकी या इसकी, इन तीनों की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे फैला हुआ है, या यूँ कहो कहाँ पे बिखरा हुआ है? तो आप क्या बताएंगे कि नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहाँ फैला हुआ है? इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि इनकी जो लोब्स हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस ही तो हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे बिखरा हुआ है, कहाँ पे फैला हुआ है? वो है अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन dxy, dyz, dzx में है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो कहाँ पे फैला हुआ है, वो कहाँ पे लाई करता है? वो लाई करता है इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बिकॉज देयर लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस।
और अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर में है तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, तो वो लाई कर रहा है अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ गए बात। अब देखो जो ऊपर वाले 3 ऑर्बिटल हैं जिनके लोब्स कहाँ कहाँ पे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनको हम लोग T2G सेट बोलते हैं, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पर T2, T स्टैंड्स फॉर ट्रिपली डीजनरेट और 2 आता है, ये ग्रुप थ्योरी से आता है, आप लोग अपनी हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। G का मतलब होता है जिरेड, जिरेड का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम यहाँ पर G वर्ड यूज करते हैं। इन तीनों को मतलब जिनके लोब्स एक जैसे हैं, एक जैसे का मतलब क्या है, तीनों के लोब कहाँ लाई करते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, इनको हम T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और बाकी के 2 कौन से रहे, वो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसको बोलते हैं EG सेट। E का मतलब होता है डबली डीजनरेट और G का मतलब फिर से जिरेड। जिरेड मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये नोमेनक्लेचर क्लियर। 3 ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनको बोला जाता है ट्रिपली डीजनरेट सेट, मतलब T2G। और 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके लोब्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उनको बोला जाता है डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये डी ऑर्बिटल्स की शेप है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पहले हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद आता है देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसके बेसिक अजम्पशंस कह लो, पोस्टुलेट्स कह लो, वो क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें क्या बताती है, सबसे पहली बात तो ये कि जो सेंट्रल मेटल होती है इट इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय लिगेंड्स। कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो सेंट्रल मेटल की सराउंडिंग में क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे, ठीक है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो 6 लिगेंड्स होंगे, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर बनता है तो 4 लिगेंड्स होंगे। ये बोलती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा ही होता है, मेटल की सराउंडिंग में लिगेंड्स होंगे तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। दूसरी बात, जो बॉन्डिंग है मेटल और लिगेंड्स के बीच में, जो बॉन्डिंग है वो प्योरली आयनिक है, इसमें कहीं भी कोवलेंट करैक्टर नहीं है, मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप का कंसेप्ट नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते थे कि हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होकर बॉन्ड बनेंगे, वो है कोवलेंट बॉन्ड। जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बोलती है कि मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो प्योरली आयनिक होती है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। थर्ड थिंग, जो लिगेंड्स होते हैं वो पॉइंट चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंट चार्जेस, मतलब दे हैव नो सरफेस एरिया, दे हैव नो वॉल्यूम, पॉइंट चार्जेस होते हैं। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बोलती है कि लिगेंड्स या तो होंगे एनायंस, क्या होंगे? एनायंस, मतलब नेगेटिवली चार्ज, या फिर लिगेंड्स जो होते हैं वो होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मतलब जैसे कि आपके पास वाटर है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, इसको आप यूँ रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक एंड पॉजिटिव है एक एंड नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव एंड है, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है, जैसे ये वाटर है, ऐसे करें, चलो ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है कि लिगेंड्स या तो एनायनिक होंगे, एनायनिक का मतलब जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड एक्सेट्रा, इस तरह के, या फिर होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, ऐसे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। और लिगेंड्स का जो नेगेटिव एंड होगा वो मेटल की तरफ होगा। देखिए आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब कैटायन और एनायन एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। अब जो सेंट्रल मेटल है वो तो मेटल हो गई किसी भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, जैसे मान लीजिए
ये है मेटल, मेटल एन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव पार्ट, एक तरह से समझ लो कैटायनिक पार्ट। और लिगेंड्स जो होंगे या तो होंगे वो प्योरली एनायंस या फिर होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स जिनका नेगेटिव एंड, मतलब जैसे वाटर मॉलिक्यूल को आप एज ए लिगेंड देखते हैं तो नेगेटिव एंड है जो इसका वो सेंट्रल मेटल की तरफ रहेगा, तभी आयनिक इंटरेक्शंस होंगी। कैटायन और एनायन में जो अट्रैक्शन हो रही है वो तभी हो पाएगी जब लिगेंड्स का नेगेटिव एंड कहाँ होगा, टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल, ये बोलती है। समझ की बात। उसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिए, लिगेंड्स चाहे न्यूट्रल हो, पोलर मॉलिक्यूल हो, चाहे एनायनिक हो, लिगेंड्स ने नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है। एनायन के अंदर तो क्लियर कट आपको दिख रहा है नेगेटिव चार्ज है। पोलर मॉलिक्यूल्स जो है उनका भी नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल है। मतलब क्या है, लिगेंड्स आर नेगेटिवली चार्ज, आप यूँ समझ सकते हैं। मेटल के आउटर ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान से समझने हैं ये पॉइंट। लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा है विद इट्स नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल। मतलब लिगेंड पे एक तरह से समझो नेगेटिव चार्ज है जो सेंट्रल मेटल की तरफ जा रहा है, और सेंट्रल मेटल के आउटर शेल के अंदर जो डी ऑर्बिटल है उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन ही तो हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 3d3 मेटल है, कोई मेटल है जिसमें d3 है या कोई मेटल है जिसमें d5 है, तो अल्टीमेटली डी के ऑर्बिटल्स में हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही, और इलेक्ट्रॉन में भी कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। मेटल के अंदर जो डी ऑर्बिटल है उन पे नेगेटिव चार्ज है। लिगेंड का नेगेटिव एंड मेटल की तरफ जा रहा है। एक एंड मेटल के पास है डी ऑर्बिटल जिसमें भी नेगेटिव चार्ज है, और एक क्या है, लिगेंड है जो भी नेगेटिव चार्ज वाला इसको अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पर दो फिनोमिना होंगे, अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन। ध्यान देना, अट्रैक्शन किस किस में, मेटल अपनी पॉजिटिव स्टेट में है इसलिए वो नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगी। लिगेंड मेटल के नज़दीक जा रहा है, जैसे ही नज़दीक गया तो मेटल के आउटर शेल में जो डी ऑर्बिटल है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है यहाँ भी। तो ये नेगेटिव चार्ज इस लिगेंड को क्या करेगा, आपस में रिपेल भी तो करेंगे। ध्यान से समझिएगा। एक फिनोमिना तो ये है, जैसे ये हाथ है मेरा वो सेंट्रल मेटल है, ये है लिगेंड। लिगेंड सेंट्रल मेटल की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि मेटल पे अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि मेटल अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और लिगेंड पे कैसा चार्ज है, या तो नेगेटिव है या ये पोलर है जिसका नेगेटिव एंड इस तरफ है, मीनिंग ये इन दोनों में डायरेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव वाली। अब लिगेंड जैसे ही मेटल के नज़दीक जाएगा, मेटल के जो ये 5 ऑर्बिटल हैं, जैसे मेरी 5 फिंगर्स हैं, इनमें डी ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये नज़दीक जा रहा है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब जितना ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे उतनी ज़्यादा रिपल्शन होगी। दो कंसेप्ट हैं, ये ध्यान से समझना। अट्रैक्शन किस किस में हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है मेटल के जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है उस पर और लिगेंड के नेगेटिव एंड में। और रिपल्शन किस किस में हो रही है, लिगेंड वर्सेस मेटल के जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर मैंने एक लाइन बोली, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा रिपल्शन। इसका क्या मतलब है, देखो जितने एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे उतना ज़ोर से एक दूसरे को धक्का लगेगा। अगर ये इतनी दूर है तो एक दूसरे को रिपेल भी तो उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे ना। इसी रिपल्शन की वजह से जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। ड्यू टू रिपल्शन मेटल के जो 5 डी ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी में चेंजेस आ जाते हैं, और उनकी 5 ऑर्बिटल्स की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आई। अट्रैक्शन क्यों हो रही है, फिर से बता रहा हूँ, मेटल एन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लिगेंड का नेगेटिव एंड, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। रिपल्शन क्यों हो रही है, क्योंकि इसी मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जितना इफेक्टिवली ये इसको अप्रोच करेगा, मतलब जितना ये नज़दीक जाएंगे, जितनी अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। और इस रिपल्शन की वजह से जो मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो डी जनरेट नहीं रहते। डी जनरेट का मतलब सेम एनर्जी के, उनकी एनर्जी
चेंज हो जाती है, इसलिए उनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग के बारे में हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैसी स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल में कैसी होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।